Assalamu alaikum. Let's start. What we're going to do today is we're going to revise uh, the maths that we studied from last class. पिछली क्लास में कुछ confusions थी. Uh, I think a better explanation is also needed in the force analysis. उसको भी थोड़ा सा rush किया था because we were towards the end of the lecture. So we're going to revise the mathematical development that we did in the last class. उसके बाद हम एक numerical है उसको start करेंगे. And however much we can complete that numerical, we'll do it. और बाकी फिर हम उसके आगे से next class में continue कर लें. So basically what we started in the last class was the topic of brakes and clutches. और इस topic के अंदर we started one case which was an internally expanding आपके पास rim clutch और rim basically brake. इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है that is a drum brakes available in the rear wheels of the tires. ठीक है, this is a type of this arrangement. होता क्या है कि आपके पास व्हील के साथ एक ड्रम माउंटेड होता है और गाड़ी की शैसी के साथ एक ब्रेक प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर आपके brake shoes लगे हुए होते हैं circumferentially like this, and there is an actuating mechanism which can push these shoes onto the drums. ठीक है, और जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड एंड यू गेट अ ब्रेकिंग टॉर्क. ठीक है, तो we need to first of all develop the mathematics of this thing and then see whether we can analyze example of इसके लिए what we are saying is हम लोग ज्योमेट्री को सही डिफाइन कर रहे हैं कि आप के पास जो भी ब्रेक शू होगा दैट असेंबली इज पिन्ड टू द ब्रेकिंग प्लेट. जो ब्रेक प्लेट होती है जो कि शैसी के साथ लगी हुई होती है, जिस ब्रेक प्लेट के ऊपर पिन हुआ हुआ है ये शू. ठीक है, और ये इसके अबाउट पिवट होके इट कैन रोटेट अबाउट दिस पिन एंड द ड्रम इज आउटसाइड ऑफ दिस ब्रेक प्लेट. तो ये ब्रेक प्लेट बनी हुई है, इस पे ड्रम नहीं बना हुआ है, ड्रम रोटेट कर रहा है. रिम जो है ना आपके ड्रम का दैट इज रोटेटिंग. तो दिस थिंग कैन पुश ऑन टू द सर्कमफरेंस ऑफ द ड्रम. ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ब्रेकिंग होगी. व्हाट एल्स वी डिड इन लास्ट क्लास हमने कहा था कि हमारे प्रेशर की ये रिलेशनशिप आती है. ये तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हाउ वी गेट दिस रिलेशनशिप. तो उसका जो आंसर है आई प्रॉमिस यू इन दिस क्लास को मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट हाउ वी गेट दिस थिंग. अच्छा, इसके लिए वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड कि हम ये कर क्या रहे हैं. हम कह रहे हैं कि प्रेशर इस पूरे ब्रेक शू के ऊपर, जो ग्रे पार्ट है दिस इज अ ब्रेक शू, इस पूरे के ऊपर जो भी किसी भी पॉइंट है कोई आप ले लें, इसके ऊपर जो ब्रेक शू के ऊपर प्रेशर होगा दैट इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ थीटा. सिंस दिस इज सर्कुलर एंड वन ऑफ इट्स एंड इज फिक्स्ड, the pressure cannot be uniform on this entire surface. The pressure is going to vary. ठीक है, तो that we are saying कि pressure is a function of theta. किसी न किसी पॉइंट के ऊपर प्रेशर मैक्सिमम होगा दैट वी आर कॉलिंग ये एट द एंगल थीटा ए. थीटा ए इज नॉट रैंडम, थीटा ए इज एक्चुअली वेल डिफाइंड. थीटा ए की वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं, रैंडमली नहीं हो सकता. ठीक है, तो हम लोग इससे बात करते हैं कि थीटा ए क्या हो, मैक्सिमम प्रेशर किधर हो सकता है. अस्सलाम वालेकुम. मेरा इंटरनेट एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था. मेरा लाइट गई हुई है तो इसमें थोड़ा सा मसला हो रहा है. तो लेट मी जस्ट रीस्टार्ट दिस एंटायर थिंग. या तो वी वर ऑन दिस स्लाइड और इस स्लाइड के ऊपर हम बात ये कर रहे हैं कि हमने प्रेशर की एक रिलेशनशिप डिफाइन की हुई है एंड दैट रिलेशनशिप इज बेसिकली P equals to some constant term, sorry, P equals to some constant term, and from this constant term we can multiply sine theta and we can get the pressure at any angle theta. ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ P. ये रिलेशनशिप कैसे निकल के आ रही है? फॉर दैट we need to look at this diagram right here. जो सेकंड वाली डायग्राम अपनी पॉप अप हुई है, इसके ऊपर what you need to understand is कि जो point B है, this point B can be any point on your shoe.
कोई प्लीज मुझे बताएगा कि कैन यू हेयर मी? मेरा इंटरनेट गड़बड़ कर रहा था, मैंने भी 4G पे स्विच किया। कैन यू गाइस हेयर मी? यस सर। ओके चलो, जी सर। अब होपफुली मसला नहीं होगा। जी मैंने सर, अब आवाज आ रही है। अब मैं 4G पे स्विच करता हूँ, ठीक है। तो ओके, सॉरी, ये लाइट आज जो है वो मेंटेनेंस के लिए उन्होंने सुबह से बंद की हुई है, तो मसला चल रहा है। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो बेसिकली हो ये रहा है कि हमने कहा कि पॉइंट बी हमारे पास इज एनी पॉइंट ऑन दिस ब्रेक शू, ठीक है। तो उस ब्रेक शू के पॉइंट के ऊपर जो डिफॉर्मेशन होगी, वो डिफॉर्मेशन कैसे हो रही होगी? ये पूरी असेंबली जो है दिस रोटेट्स अबाउट द पिन। तो किसी भी पॉइंट का जो पिन से रेडियस है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो किसी पॉइंट के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? वो फोर्स लगेगी, अगर हम इसको एक रेडियस ड्रॉ करें, तो टॉर्क से या फिर मोमेंट से फोर्स जो निकलती है दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो जो आपका रेडियस बन रहा है उसके परपेंडिकुलर यू आर गेटिंग अ फोर्स विच इज कॉजिंग अ डिफॉर्मेशन ऑफ द शू, ठीक है। अब दिस थिंग हैज टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट इसका होगा जो कि ब्रेक शू को शेयर करा रहा होगा, विच इज दिस साइड राइट हियर, जो कि आपका सरकमफेरेंस है, उसके टेंजेंट जो पार्ट आ रहा है। और एक पार्ट होगा जो उसके नॉर्मल प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, विच इज दिस पार्ट राइट हियर। हमारा आइडिया क्या? हमारा आइडिया ये, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी शू की डिफॉर्मेशन हो रही है, जो नॉर्मल पार्ट है ना डिफॉर्मेशन का, दिस नॉर्मल पार्ट इज एक्चुअली व्हाट कॉजेज द प्रेशर, बिकॉज शेयरिंग से प्रेशर नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है। तो प्रेशर जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो इस नॉर्मल डिफॉर्मेशन से प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि हम इस नॉर्मल डिफॉर्मेशन की रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो इसमें एक एच की टर्म है, इस एच को भी निकाल के देख लेते हैं। एच इज नॉट समथिंग विच इज अ डायमेंशन जो कि डायरेक्टली मेजर हो रही हो। तो हम एच को डिफाइन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स विच वी ऑलरेडी नो। तो हमने कहा कि हमारे पास जो प्लेट का जो रेडियस है दैट रेडियस इज आर। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखूंगा, देन एच बाई टू इज एक्चुअली आर साइन ऑफ थीटा बाई टू। तो ये वाली एच बाई टू की साइड आ गई, तो एच बिकम्स टू आर साइन थीटा बाई टू। एच को मैं वापस प्लग इन कर देता हूँ इस नॉर्मल डिफॉर्मेशन वाली रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आई गेट द परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन। अब ये परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये किस फॉर्म में आ रही है, इसकी जो जनरल फॉर्म है दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस। बिकॉज हमारी एजम्पशन ये है विच इज बेस्ड ऑन बेसिकली फिजिक्स के जो इस परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन का जो फंक्शन होगा, आपका प्रेशर भी सेम फंक्शन फॉलो करेगा, बिकॉज प्रेशर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन। तो हम which is basically written here, pressure is dependent on the perpendicular deformation of the shoe. तो अगर इस परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन की ये रिलेशनशिप है, तो प्रेशर की रिलेशनशिप हम डिफाइन कर रहे हैं सम कांस्टेंट कैपिटल P टाइम्स साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर डिफॉर्मेशन में भी साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। वी नीड टू स्टिल फाइंड आउट व्हाट इज कैपिटल P, एंड कैपिटल P निकालने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर इज अकरिंग एट थीटा A एंड द मैक्सिमम प्रेशर इज PA। PA इक्वल्स टू कैपिटल P साइन थीटा A। कैपिटल P निकालिए, कैपिटल P को वापस P के रिलेशनशिप में प्लग इन कर दीजिए, यू गेट द रिलेशनशिप फॉर प्रेशर एट एनी एंगल थीटा। अब इसमें ये जो चीज है दिस इज कैपिटल P, ठीक हो गया। अब once we know this then we can proceed forward, ठीक है। अब एक चीज हमें और ये देखनी है कि how does the maximum pressure relates to the shoe geometry। तो अगर हम देखेंगे, ये भी हमने लास्ट टाइम से बात कर ली थी कि मैक्सिमम प्रेशर ये ऐसा नहीं है कि आपके ब्रेक शू के ऊपर, ऐसी चीज नहीं होगी कि आपके ब्रेक शू के ऊपर जो है वो यहाँ पे भी प्रेशर जीरो है और एट द एंड भी प्रेशर जीरो। आपका जो ब्रेक शू है वो थीटा कंप्लीट 180 डिग्री नहीं कवर कर रहा है, यहाँ पे थीटा आ रहा है, ठीक है। थीटा मींस कि आपका थीटा अगर 90 डिग्री तक जाए, आपका ब्रेक शू 180 डिग्री तक जाएगा ना, अगर 180 डिग्री तक, तो देन जो प्रेशर इज गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज साइन 180 इज जीरो, राइट। लेकिन अगर आपका ब्रेक शू किसी भी कम थीटा के ऊपर एंड हो रहा है, देन द प्रेशर एट द एंड ऑफ द शू इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आया था और इसको हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही। एक पॉसिबिलिटी ये कि मेरे जो शू का एंड का एंगल है ना, जो ब्रेक शू के हमारे पास दो एंगल्स है। एक एंगल है जिससे ब्रेक शू स्टार्ट हो रहा है,
करंटली ब्रेक शू 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। ब्रेक शू किसी एंगल थीटा 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, और एक उसका एंगल है थीटा 2 जहां पे ब्रेक शू एंड हो रहा है। ये दोनों एंगल्स मेजर हो रहे हैं फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की हमने बात की थी, एक्स एक्सिस इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट एंड इट पासेस थ्रू द पिन। एक्स एक्सिस से हमने जो थीटा 2 मेजर किया है, अगर ये थीटा 2 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्रीज की क्या सिग्निफिकेंस है? 90 डिग्रीज की सिग्निफिकेंस ये है कि साइन 90 इज मैक्सिमम। अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री से कम है, थीटा 2, दिस मीन्स आपका मैक्सिमम प्रेशर जो है वो इससे पीछे की जगह पे है, यानी कि आपके जो ये रिलेशनशिप है ना, पूरी प्रेशर की रिलेशनशिप ये साइन वेव के राइजिंग वाले हाफ में आ रही है, तब तक आप जो डिक्रीजिंग वाला हाफ है उसके अंदर एंटर नहीं हो रहे, अभी आप सिर्फ राइज हो रहे हैं। तो अगर आपका शू छोटा है, स्मॉल शू, छोटा शू हम डिफाइन इस तरीके से कर रहे हैं, शॉर्ट शू जिसका थीटा 2 90 डिग्री से कम हो, देन the largest pressure is occurring at the end of the shoe, यानी थीटा 2 के ऊपर आपको मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा। बट इफ योर शू इज लार्ज, उसकी एग्जांपल हमारी इस स्लाइड में, आगे की एक स्लाइड से हम दिखा देते हैं। इस केस में देखिए थीटा 1 भी शो रहा है, आपका ब्रेक शू जो एक्चुअली वो पिन से स्टार्ट नहीं है, वो एक और एंगल से स्टार्ट। इस केस में थीटा 2 इज मोर देन 90 डिग्रीज, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस होगा, then आपका maximum is going to occur at theta a equals to 90 degrees, because sin 90 is maximum, ठीक है। तो PA is going to occur at theta a equals to 90 degrees when you have a large shoe. Long shoe condition क्या है कि आपका theta 2 more than 90 degrees है। अगर theta 2 more than 90 degrees है, then you have a long shoe and maximum pressure is occurring at theta equals to 90 degrees, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन को हमें ख्याल रखना है कि हमारे शू का थीटा 2 क्या है, उसकी बेस पे विल फाइंड आउट कि थीटा 2 के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर होगा या 90 डिग्रीज के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर होगा, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। तो होपफुली एक जो क्वेश्चन पिछली क्लास में था वो क्लियर अप हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन। हमने इस स्लाइड में ये बोला हुआ है बेसिकली, हमने लास्ट क्लास में बात भी की थी कि हमारे पास जो पिन होती है, बिकॉज द पिन इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द ब्रेक प्लेट, तो पिन के साथ में अगर आप ब्रेक शू बना भी देंगे यहाँ पे, तो यू कैन नॉट अप्लाई प्रेशर टू दिस ब्रेक शू, बिकॉज यहाँ पे जो ये पूरा लेवर है ये फिक्स है, यू कांट पुश दिस थिंग इनटू द ड्रम, ठीक। तो अ गुड डिजाइन एक्चुअली रिमूव्स मटेरियल फ्रॉम हियर, क्योंकि इस रीजन में आपका प्रेशर वैसे ही बहुत लो होना है, जो कि इस स्लाइड के ऊपर शोन भी है। तो जो आपका स्टार्टिंग रीजन है, यानी थीटा इक्वल्स टू 0 के करीब करीब, और इवन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री के करीब करीब, यानी कि इस रीजन में भी थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री के करीब करीब और थीटा इक्वल्स टू 0 के करीब करीब आपका जो प्रेशर होगा वो बहुत कम होगा। तो यू डोंट एक्चुअली वांट टू वेस्ट योर मटेरियल ऑन दिस रीजन्स। तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप कॉन्सेंट्रेट करें अपना ब्रेक शू को अराउंड 90 डिग्रीज, ठीक है। अगर आप 90 डिग्रीज के अराउंड इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू गेट योर मैक्सिमम प्रेशर आउट ऑफ द एंटायर ब्रेक शू, बिकॉज इस केस में आपकी जो रिलेशनशिप वैलिड होती है वो ये वाली है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू कंसीडर कि बिल्कुल पिन के पास या 180 डिग्रीज के ऊपर प्रेशर बहुत कम होगा, तो देयर इज नो पॉइंट इन एडिंग ब्रेक शू एट दीज एंगल्स, बहुत ज्यादा एंगल्स पे भी और बहुत कम एंगल्स पे, ठीक है, राइट। हमने फोर्स एनालिसिस पिछली क्लास में देखा था और उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया कि हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमें सेल्फ लॉकिंग कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमें ब्रेकिंग टॉर्क आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेल्फ लॉकिंग कंडीशन वी सेड के इज नॉट अ डिजायरेबल क्वांटिटी इन दिस केस, इट्स नॉट अ डिजायरेबल क्वालिटी बिकॉज we don't want our brakes to be self energizing। self energizing का मतलब ये कि ब्रेक हमने एक दफा लगे छोड़ दिया तो ब्रेक खुद से अपने आप को होल्ड कर रही है इन द ब्रेक पोजीशन। हमें होना ये चाहिए कि जैसे मैं एक्चुएटिंग फोर्स को रिलीज करूं मेरी ब्रेक वापस आ जाए। इफ दैट इज नॉट हैपनिंग देन इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक। तो उसके लिए वी हैव रिटन अ फ्यू पॉइंट्स हियर जस्ट टू फॉर बिफोर द एनालिसिस। अगेन ये वाली स्लाइड पिछली क्लास में नहीं थी, दिस आई हैव एडेड टू एक्सप्लेन इट टू यू बेटर, कि जब भी ब्रेक अप्लाई हो रही है तो एक्चुएटिंग फोर्स क्या काम कर रही है, वो शू को
ड्रम के ऊपर पुश करिए, ड्रम आउटसाइड पे है यहाँ पे और ड्रॉन नहीं है, ड्रम इज नॉट ड्रॉन हियर। कंसीडर इट टू बी अ सिलेंडर विच इज, जिसका सरकमफेरेंस बिल्कुल इस प्लेट के साथ में आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो शू है उसके और सरकमफेरेंस जो ड्रम का उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जब आप एक्चुएटिंग फोर्स लगाते हैं तो ये मीट कर जाता है, ठीक है। जो ये पूरी असेंबली है, इंटरनल असेंबली, ये पूरी चीज जो है आपकी शैसी के साथ माउंटेड है। तो दिस इंटायर थिंग इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये चीज मूव नहीं कर रही, मूव क्या कर रहा है, जो आउटसाइड ड्रम है जो कि व्हील के साथ कनेक्टेड है, दैट इज रोटेटिंग। तो दिस थिंग इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसके ऊपर हम इक्विलिब्रियम की सारी इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं, समेशन एम, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, ठीक। हमारे सिस्टम के ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है? देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन आवर सिस्टम। देयर इज अ नॉर्मल फोर्स जो कि प्रेशर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इस नॉर्मल फोर्स की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, व्हिच इज वी कॉलिंग ब्रेकिंग फ्रिक्शन हियर। एक एक्चुएटिंग फोर्स है व्हिच इज होल्डिंग आवर ब्रेक शू अगेंस्ट द ड्रम, और एक हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस हैं जो कि पिन के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। 4 तरह की फोर्सेस। If the system is in static equilibrium, then summation m at any point in the system is going to be 0. Normally हम summation m को pin के ऊपर लेते हैं, but this p is not for pin, this is for any point p. किसी भी point के ऊपर आप moment ले सकते हैं. If you remember from statics, if a system is in equilibrium, you can take the moment at any point within that rigid body, you're still going to get summation m equals to 0. आपके पास 4 फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस के मोमेंट्स आ रहे होंगे, ये चारों मोमेंट मिलके दे नीड टू बी 0, ठीक। नॉर्मली पिन के रिएक्शंस कंसीडर नहीं करते, बिकॉज हम पिन के ऊपर मोमेंट लेते हैं, तो दिस विल गो अवे, विल बी लेफ्ट विद 3 डिफरेंट मोमेंट्स। जो हमारी सेल्फ लॉकिंग कंडीशन है वो ये शो कर रही है कि अगर मैं एक्चुएटिंग फोर्स सिस्टम में से रिमूव कर दूं, कैन we still achieve static equilibrium, यानी मैं फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स से can I still get summation m equals to 0? If I set my actuating force equal to 0, can I still be in static equilibrium? This is the self-locking condition. सही है कि एक्चुएटिंग फोर्स निकालने के बावजूद मेरा सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे ब्रेकिंग के दौरान. That's the self-locking condition. Moving on. अब हमने पिछली क्लास में देख ली थी, तो वी आर गोइंग टू क्विकली गो थ्रू दिस. हमने हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस हैं. हम क्योंकि हमारा प्रेशर जी बेटा बोले दोबारा रिपीट कर दे, ये आपने एक्चुअल फोर्स करनी चाहिए. सेल्फ लॉकिंग कंडीशन दोबारा रिपीट कर दे. ठीक है. देखो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन ये होती है कि अगर सेल्फ लॉकिंग नहीं हो रही तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप एक एक्चुएटिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. इस एक्चुएटिंग फोर्स की अप्लाई करने की वजह से आपका शू जो है ड्रम के अगेंस्ट पुश हो रहा है, जिसकी वजह से एक प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है और आपकी ब्रेकिंग अप्लाई होगी. ठीक है. सेल्फ लॉकिंग ये है कि आपने एक दफा ब्रेक अप्लाई कर दी, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो गई, नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस हो गई. अब अगर मैं ब्रेक पेडल पे से पैर हटा लूं, अगर मैं पैर हटाऊंगा तो मेरी एक्चुएटिंग फोर्स F0 हो जाएगी. सेल्फ लॉकिंग कंडीशन ये है कि मेरी फ्रिक्शन का जो मोमेंट है और जो मेरी नॉर्मल फोर्स का मोमेंट है, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, यानी ये दोनों मोमेंट मेरे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो मेरा समेशन m 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से इफ समेशन m इज 0, दिस ब्रेक शू इज नॉट गोइंग टू रिट्रीट बैक. ये अप्लाइड पोजीशन में ही रहेगा. हालांकि मैंने एक्चुएटिंग फोर्स रिमूव कर दी है, बट द ब्रेक शू विल स्टे against the drum, it will not retreat. That is the self locking condition and that can happen. ठीक है, समझ आया? ओके सर. ठीक है, ओके. तो बेसिकली लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. हमारे पास और क्या चीज हो रही है. हमने देखा ये था कि हमारे जो प्रेशर है जो दैट इज डिपेंडेंट ऑन थीटा. तो हर थीटा के ऊपर प्रेशर डिफरेंट है, हर थीटा के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है वो भी डिफरेंट होगी, हर थीटा के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी डिफरेंट होगी. ठीक. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अ वेरी स्मॉल एरिया एट एनी थीटा और उसके ऊपर हम डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हैं और डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं, और फिर इस पूरे शू के ऊपर हम इंटीग्रेशन करके टोटल नॉर्मल फोर्स और टोटल फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और इनके मोमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नॉर्मल फोर्स जो डिफरेंशियल नॉर्मल फोर्स है दैट इज प्रेशर.
Okay, let me restart this thing. आज की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रह रही है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी इशू. Okay, let's. You guys can hear me, right? जी सर. Okay. तो बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो डिफरेंशियल नॉर्मल फोर्स है, दिस नॉर्मल फोर्स इज एक्चुअली प्रेशर टाइम्स आर डिफरेंशियल एरिया. डिफरेंशियल एरिया क्या ले रहे हैं हम? किसी भी थीटा के ऊपर अगर मैं एस इक्वल्स टू आर थीटा अप्लाई करूं और मैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल डी थीटा ले लूं, डी थीटा टाइम्स आर बिकम्स अ वेरी स्मॉल सर्कमफरेंशियल लेंथ हेयर. तो यहाँ पे आर डी थीटा आ जाएगा और इस पूरे शू की जो विड्थ है दैट इज बी. तो जो डेप्थ आ रही है इस फिगर के अंदर दैट इज डी. तो आर डी थीटा टाइम्स बी विल बी स्मॉल डिफरेंशियल एरिया एट आवर थीटा. इसको अगर मैं प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट अ फोर्स. अब ये जो फोर्स है दिस इज अ नॉर्मल फोर्स. ठीक, इसमें जो मैंने प्रेशर की डेफिनेशन अभी पहले फाइंड आउट की थी इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा वो मैं डाल देता हूँ. तो आई गेट द नॉर्मल फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. I can integrate this in to find my total normal force. But मुझे total normal force directly required नहीं है. मुझे जो चीज required है वो उसका moment required. इसी के साथ I can also find out the friction force. Friction force के लिए मुझे normal force के साथ सिर्फ अपना friction coefficient multiply करना होता है. That we are taking as small f. Small f is the static friction coefficient. It's not mu नहीं ले रहे हैं हम इसमें normally mu लेते हैं. शिगली के अंदर f small f लिया हुआ है. जैसे कि हमने बोर्ड्स में भी देखा था हम स्मॉल एफ लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, राइट. तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट निकालना चाहूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स मेरी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज एफ टाइम्स डी एन. दिस इज माय डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स. फोर्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है टू सम मोमेंट आर नॉर्मल डिस्टेंस से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पे मैं मोमेंट निकालना चाह रहा हूँ. मूवमेंट निकालना चाह रहा हूं मैं ए के ऊपर, तो ए से इस फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मल डिस्टेंस निकालना है. दिस नॉर्मल डिस्टेंस इज एक्चुअली दिस डिस्टेंस व्हिच इज गिवन एज r माइनस a cos थीटा. अब ये कैसे आ रहा है? मेरे पास रिम का जो रेडियस है दैट रिम रेडियस इज r. ये जो मेरा रिम है इसका रेडियस r है, तो दिस इज फाइन. फिर आगे मेरे पास ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं अपने r में से ये डिस्टेंस माइनस करा दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट माय रिक्वायर्ड डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस कैसे आ रहा है? ये डिस्टेंस ऐसे आ रहा है कि मैंने ये फर्स्ट नोट करना है कि हमारे पास जो पिन है, पिन इज प्लेस एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, ये चीज हो गई. वंस वी नो दिस, दिस एंगल इज थीटा. कोई भी एंगल हो सकता है, इसका एंगल थीटा है. तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर. बेस इस जिसका हाइपोटेन्यूज a है, जो पिन की डिस्टेंस है. हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए विच इज दिस साइड राइट हेयर. तो दिस साइड बिकम्स a cos थीटा. बस r में से a cos थीटा माइनस करा दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट माय रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो दिस इज r माइनस a cos थीटा. अब ये जो रिलेशनशिप आ रही है आपके पास, ये रिलेशनशिप इंटीग्रल की फॉर्म में और इंटीग्रल की फॉर्म में ही बुक में छोड़ दी गई है. यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रल बाय प्लगिंग इन थीटा 1 and थीटा 2. और ये काम कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर लीजिए या कंप्यूटर पे डायरेक्टली कर लीजिए इंटरनेट पे. आई डू नॉट माइंड. यू डोंट नीड टू एनालिटिकली सॉल्व दिस इंटीग्रल एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि आपके पास किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर थीटा 1 और थीटा 2 नोन होंगे. ठीक है, ब्रेक शू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दैट विल बी थीटा 1, कहाँ पे एंड हो रहा है दैट विल बी थीटा 2. तो द एंगल्स विल बी नोन टू अस. तो अपना डेफिनेट इंटीग्रल आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लीजिए. कैलकुलेटर में बहुत इजीली हो जाता है. इफ यू डोंट नो इट, learn how to do it. It is the fastest way to get the results. Otherwise आप कंप्यूटर पे सर्च कर लीजिए. there are very many websites जो कि आपको definite integrals, even indefinite integrals निकाल के दे देती हैं. You can get this directly from there as well. I do not mind. Just write कि मैंने ये कैलकुलेटर से निकाला है या कंप्यूटर के थ्रू निकाल लिया है. Perfectly all right, because this course is not teaching you how to calculate integrals. ठीक है, हमने सिर्फ इनको यूज करना. As long as you get the correct integral, there is no issue. सेम काम हम dn के लिए भी कर सकते हैं. बेसिकली हमने जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स कौन सी? नॉर्मल फोर्स ये वाली फोर्स है. इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस हियर. ये डिस्टेंस सेम ट्राइंगल के अंदर
is the side a sin theta. तो इसका normal distance is a sin theta. Integral again छोड़ दिया उन्होंने, you need to just find it out. चाहे तो सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता. इनफैक्ट बुक के न्यूमेरिकल के अंदर उन्होंने पहले डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व नहीं किया, उन्होंने पहले इसको इंटीग्रेट किया है, उसके बाद लिमिट्स अप्लाई की. तो यू कैन यूज दैट इफ यू वांट, अदरवाइज डायरेक्टली कैलकुलेट के डालिए, रिजल्ट निकाल लीजिए, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन इट. ठीक है. फाइनली हमारे पास एक्चुएटिंग फोर्स रह गई है F. एक्चुएटिंग फोर्स का जो मोमेंट है दैट इज F टाइम्स C. F का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन्होंने स्टेट किया है दैट इज C. तो एक्चुएटिंग फोर्स का डिस्टेंस इज C and the moment becomes F times C. If the system is in static equilibrium, you have summation m equals to 0. Summation m 0 होने की वजह के साथ what will you need to understand कि हर फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव नहीं होगा. You need to find out कि कौन सी फोर्स का मोमेंट क्लॉकवाइज है, कौन सी फोर्स का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, and you need to take positive and negative according. मोमेंट हम ले रहे हैं पिन के अबाउट, तो इस हम इधर मोमेंट ले रहे हैं. ठीक है. जो हमारी फोर्स F है इसकी सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, तो इसका मोमेंट हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए. हमने इसका मोमेंट नेगेटिव लिया हुआ. ठीक है. हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी सेंस ऑफ रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, ये भी नेगेटिव होगा. जो नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस वी आर टेकिंग एज पॉजिटिव. ठीक है. तो हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं एक्चुएटिंग फोर्स का मोमेंट और फ्रिक्शन फोर्स का मोमेंट, और नॉर्मल फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है. तीनों मोमेंट्स आ गए. अब व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली रिप्लेस एक्चुएटिंग फोर्स मोमेंट FC इन दिस इक्वेशन, और उससे मैं F कैलकुलेट कर सकता हूं. तो FC डाला, M एक्चुएटिंग को मैं दूसरी तरफ ले गया, और मैंने C को वापस डिवाइड करा दिया. तो what I get is I get the actuating force as Mn minus Mf अपॉन C. अब ये दोनों मोमेंट्स इंटीग्रल की फॉर्म में, ये रियल टाइम में सॉल्व होंगे. जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो यू विल नीड टू फाइंड दिस आउट एंड प्लग देम इन हियर, so you can calculate your actuating force from here. From this I can actually also find out my self locking condition. Self locking condition ये थी कि हमारा इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई रहे even when actuating force is 0. So if actuating force is 0, my self locking condition becomes Mn equals to Mf. G Amar. So ये C कहाँ से डिस्टेंस? C जो है पिन से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स. तो उन्होंने अपनी आसानी के लिए बेसिकली they have directly given us that the perpendicular distance of the applied force F from C is from the pin is C. नॉर्मली होता क्या है, आपकी जो एक्चुएटिंग फोर्स होती है इसका काम ये होता है कि आप इस पिन के अबाउट अपने शू को रोटेट करें. तो दिस फोर्स डायरेक्टली वी आर टेकिंग एज अ नॉर्मल फोर्स नॉर्मल टू दिस रेडियस. ये जो रेडियस बन रहा होगा यहाँ से, बिकॉज इसका काम ही है कि इस पिन के अबाउट रोटेशन कराना. तो सेइंग कि दिस इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस. तो जो ये इस पिन के सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ये जो रेडियस बन रहा है दैट रेडियस इज C. ठीक है. ठीक है. तो डिवाइड करा दिया हमने C से, तो हम F आ जाएगा. बट व्हेन वी आर फाइंडिंग द सेल्फ लॉकिंग कंडीशन देन F is 0, C goes to the other side, this becomes 0. Mn minus Mf equals to 0 leads to Mn equal to Mf. This is the condition for self lock. अगर ये चीज ट्रू होती है तो आपका सिस्टम सेल्फ लॉक हो जाएगा. as soon as you apply the brake it will self lock, and even if you remove the applied force F, you will still be in a brake position. ठीक. अच्छा, how do we ensure कि हम सेल्फ लॉक नहीं करें? हमारे पास इस पूरी चीज के अंदर what is our controlling parameters? हमारे पास B is appearing with both of them, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो B का कोई रोल नहीं हो सकता. B क्योंकि दोनों में सेम तरीके से अपीयर हो रहा है, we can't change MF and MN by changing B. A के वेरिएशन से we can actually change this. तो हमारी जो पिन की लोकेशन है this A, this pin location
needs to be such कि हम सेल्फ लॉकिंग ना करें. तो A की डायमेंशन यूजुअली एडजस्ट की जाती है to ensure कि MN comes out to be more than MF. We can't have it the other way around. We can't have it MF more than MN, because in that case F would come out to be negative, which doesn't make sense. ठीक है. That would mean कि आपको actually इसको remove करने के लिए इसको pull करना पड़ेगा. We don't want that. ठीक है. We want it to stay in this position as long as we are applying the force. जब भी हम force remove करें, this should come back. तो MN needs to be more than MF. ठीक है. And we need to ensure it by dimensioning A properly. अब ये dimensioning वाला काम हमने नहीं करना. हमारे केस में इस चैप्टर के अंदर ज्यादा एनालिसिस की हद तक ही काम हुआ है. तो we would check our self-locking condition for the problems that we are given, and we'll be able to calculate our actuating forces and our moments. और उसके साथ में we would be able to also calculate our braking torque. अब हमने अभी तक तो जो काम किया था वो सारी ब्रेकिंग प्लेट के ऊपर किया था ना. ये सारा एनालिसिस अभी तक हमने ब्रेकिंग प्लेट पे किया. बट जो एक्चुअल ब्रेक लग रही है वो तो व्हील के ऊपर लग रही है ना. व्हील के ऊपर ड्रम है. तो मैंने एक छोटी सी स्कीमेटिक इधर बना दी है ऑफ द ड्रम. ड्रम के सर्कमफेरेंस के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो इस फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. ठीक है. अगर आपके ड्रम की सेंस ऑफ रोटेशन इस तरीके से ना क्लॉकवाइज, तो ये रोटेशन आपके ड्रम इसकी रोटेशन शो हो रही है एज क्लॉकवाइज. तो इफ दिस इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही होगी दैट वुड बी ऑपोजिट टू द रोटेशन. ठीक है. तो दिस इज ऑपोजिट टू द रोटेशन. तो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स वी हैव. इस फ्रिक्शन फोर्स का जो मोमेंट बनेगा, तो बेसिकली जो ब्रेकिंग टॉर्क हम जो कह रहे हैं दैट इज जस्ट फ्रिक्शन फोर्स multiplied by the radius, and we can integrate this thing over the entire brake shoe. तो हमने पूरे ब्रेक शू के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर दिया. इस इंटीग्रल को इनफैक्ट दे हैव ओपनड इट, और यू कैन जस्ट प्लग इन थीटा 1 and थीटा 2 हियर एंड गेट द रिजल्ट्स डायरेक्टली. ठीक है. अगर आपके पास सिस्टम में मल्टीपल ब्रेक शूज हैं, सब ब्रेक शूज के लिए आपको ब्रेकिंग टॉर्क निकालना पड़ेगा और टोटल जो है उन सब का समेशन हो जाएगा. तो अगर 4 ब्रेकिंग शूज लगे हुए हैं तो आप चारों का ब्रेकिंग टॉर्क निकालेंगे एंड देन यू कैन टू ऐड देम टुगेदर टू कैलकुलेट द टोटल ब्रेकिंग टॉर्क. ठीक. एक एग्जांपल अभी आएगी हमारे पास जिसके अंदर 2 डिफरेंट ब्रेक शूज लगे हुए होंगे और हम दोनों का ब्रेकिंग टॉर्क कैलकुलेट करके जो हम एग्जांपल पहले सॉल्व करेंगे उसके अंदर 2 ब्रेक शूज हैं. ठीक है. वन लास्ट थिंग is there are reactions here. These reactions are basically pin reactions, and we can find them out by applying summation fx and summation fy. आपके पास सिस्टम के अंदर 4 डिफरेंट फोर्सेस लग रही थी. रिएक्शंस के नॉर्मल फोर्स थी, फ्रिक्शन फोर्स थी, एक्चुएटिंग फोर्स थी. सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो summation fx summation fy 0 है. From there you can find out rx and ry. Again, the concern right now is not to go into the statics. बहुत ही आसान है बिकॉज सारे एंगल ऑलरेडी गिवन है इसके अंदर. तो यू कैन जस्ट चेक सारे कंपोनेंट्स भी ड्रॉ किए हैं. यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट व्हाट विल बी आरएक्स एंड व्हाट विल बी आरवाई. ठीक है. द आइडिया इज नॉट टू एक्चुअली फाइंड दिस आउट. हमें पता है कि रिएक्शन निकालने का क्या तरीकाकार होगा एंड वी कैन फाइंड इट आउट. अगेन इंटीग्रल्स आ रहे होंगे तो यू विल नीड टू एक्चुअली कैलकुलेट द इंटीग्रल्स टू कैलकुलेट आरएक्स एंड आरवाई. फोर्स एनालिसिस के अंदर एक चीज सिर्फ हमारी बाकी रह गई है, एंड दैट लास्ट थिंग इज बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन आई चेंज माय सेंस ऑफ रोटेशन. अभी तो आप लेट्स अज्यूम कि ये पूरी अरेंजमेंट तब थी जब गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है. व्हाट हैपेंस व्हेन द कार रिवर्सेस. आपकी जब गाड़ी रिवर्स जा रही होगी तो आपकी ब्रेकिंग ज्योमेट्री, जो पूरी शू की ज्योमेट्री, ये तो चेंज नहीं होगा ना. दिस एंटायर थिंग रिमेन्स लाइक दिस. ओनली दिस रोटेशन switches. अभी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी अगर गाड़ी उल्टा चल रही है तो. ठीक है. If that happens, what changes? The only thing that changes is the friction force direction. तो friction force की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी because friction force की डायरेक्शन is dependent on the rotation. ठीक है. तो if we change the direction of the friction force, तो if you remember हमने कहा था कि हम मोमेंट्स जो निकाल रहे हैं उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करें. जी उज़ैर, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है. अगर आप दोबारा कर दें प्लीज, फिर ऑफ हो जाए. एक्चुअली थैंक यू.
So let's restart and then we can thank you. इस सेशन के अंदर सर क्या जी सर वो मेरा कुछ पेपर से रिलेटेड सवाल थे जो एग्जाम्स होंगे हमारे, अभी एंड पे कर लेते हैं, ठीक है, चले एंड पे कर लेते हैं बात। अटेंडेंस प्लीज इस सेशन में कर दीजिएगा, मैं इस सेशन से अटेंडेंस पिक करूंगा, तो मार्क योर अटेंडेंस हियर प्लीज। ओके, तो हम ये कह रहे थे कि हम चूंकि हमारी फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो बेसिकली इससे होगा ये, जो फ्रिक्शन का जो मोमेंट है उसकी सेंस ऑफ रोटेशन इज गोइंग टू चेंज नाउ। तो हमारी फ्रिक्शन के मोमेंट की सेंस ऑफ रोटेशन इज नाउ गोइंग टू स्विच टू एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन का मोमेंट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। इफ आई रीअरेंज एवरीथिंग, तो मैंने वही काम करना है कि मैंने अपना एक्चुएटिंग मोमेंट की जगह पे एफ सी प्लग इन कर दिया, आई टेक इट टू द अदर साइड, डिवाइड बाई सी, आई गेट दिस एक्चुएटिंग फोर्स. Now what is the condition for self-locking in this case? There is actually no condition for self-locking in this case. So when this particular arrangement is going in the reverse direction, you do not get self-locking, ठीक है, because इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ रही कि आपका mn equals to minus mf नहीं हो सकता, ठीक है। mn और mf की डायरेक्शंस हमने ऑलरेडी अकाउंट कर ली है, ठीक है, तो वी कांट से कि mf का साइन चेंज हो जाए, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, द डायरेक्शंस, द माइनस साइन आर ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो देयर इज एक्चुअली नो वे कि व्हेन दिस व्हीकल इज गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन और शू की ये वाली अरेंजमेंट हो, दैट दिस सिस्टम बिकम्स सेल्फ लॉकिंग, तो दिस सिस्टम विल नेवर बिकम सेल्फ लॉकिंग, ठीक है। तो इसी अरेंजमेंट में वी कैन ऑल्सो रीडू अवर समेशन एफ एक्स और समेशन एफ आई, जो हमने कहा था कि समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई से हम क्या निकालते हैं, हम रिएक्शन फोर्सेस निकाल सकते हैं। सिंस हमारी फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो फ्रिक्शन के हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, दोस कंपोनेंट्स आर गोइंग टू स्विच, तो जो दो कंपोनेंट्स फ्रिक्शन के आ रहे थे, दीस टू कंपोनेंट्स आर गोइंग टू चेंज, ठीक है। इसकी वजह से आपकी रिएक्शन फोर्सेस दे आर गोइंग टू चेंज, बट अगेन when you are applying these relationships to a numerical, we are going to directly pick up these relationships and we are going to solve it. Actuating force के relationship use कर लेंगे, reaction forces की relationship use कर लेंगे, braking torque के relationship use कर लेंगे. You do not need to rederive this every single time, ठीक है। आपको सिर्फ integrals calculate करने होंगे and from there we can solve our case, ठीक हो गया। तो we are going to start a numerical, बिल्कुल शुरू का पार्ट हम कर पाएंगे, हम ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, but let's see how to proceed with this, and we're going to basically solve this thing mainly in the next class, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना, ठीक। तो what we have in this numerical is we have a brake जिसके अंदर हमारे पास दो ब्रेक शूज लगे हुए, and the two brake shoes have the exact same dimensions, ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर सेम एक्चुएटिंग फोर्स भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें एक्चुएटिंग फोर्स निकालनी है, मैक्सिमम एक्चुएटिंग फोर्स निकालनी है, मैक्सिमम ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है और मैक्सिमम रिएक्शंस निकालने हैं इफ आवर मैक्सिमम प्रेशर इज 1000 किलोपास्कल, ठीक है। हमें मैक्सिमम प्रेशर दे दिया, उन्होंने कहा कि इस मैक्सिमम प्रेशर के लिए आप ये तीन चीजें निकाल दीजिए। तो अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं व्हिच वी नीड टू डिस्कस, एंड प्रॉब्ली हम वही चीजें डिस्कस कर पाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व आज की क्लास में नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट डाटा वी आर गिवन। उन्होंने हमें बोला कि जो आपकी ब्रेकिंग प्लेट है इसका डायमीटर इज 300 mm, व्हिच मींस r becomes 150 mm. Force F is same on both the shoes. Shoes are identical and have a face width of 32 mm. Face width को जो हम d ले रहे थे, d is 32 mm. Friction coefficient is 0.32. Pressure maximum is 1000 kilopascals. Angles में हमें पता है, angles if you remember हमने कहा था हम x axis बनाते हैं passing through the pin, तो सारे एंगल इस लाइन से मेजर होंगे। तो θ1 is the point, is the angle where the shoe starts. So in this case the shoe starts at theta equals to 0. तो θ1 हमारा इस केस में 0 आ गया। अगर शू यहाँ पे किसी और एंगल से स्टार्ट हो रहा होता, in that case θ1 की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। θ2 is measured from here
and it goes to the end of the shoe and that comes out to be 126 degrees. ठीक हो गया? थीटा 1 पता चल गया, थीटा 2 पता चल गया. सर थीटा 1 हमेशा 0 होगा? नहीं, मैं अभी बताया ना कि थीटा 1 हमेशा 0 नहीं होगा. थीटा 1 डिपेंड करेगा ज्योमेट्री के ऊपर. अगर आपका ब्रेक शू पिन के साथ से शुरू हो रहा है ना, ये ब्रेक शू, ये ग्रे वाला पार्ट, देन थीटा 1 0. अगर ब्रेक शू पिन के साथ से शुरू नहीं हो रहा, किसी आगे की पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एंगल आपको ब्रेक शू स्टार्ट का गिवन होगा कि ब्रेक शू किस जगह से स्टार्ट हो. तो जहां से ब्रेक शू स्टार्ट हो रहा है वो एंगल थीटा 1 बन जाएगा. ओके सर. ठीक है, तो थीटा 1 थीटा 2 में पता है. हमें निकालना क्या है? हमें कैपिटल एफ निकालना है, ब्रेकिंग टॉर्क निकालना है और आर एक्स और आर वाई निकालना है. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना वो इस चीज में, वो ये है कि जो मैक्सिमम प्रेशर है, ये मैक्सिमम प्रेशर दोनों साइड पे अप्लाई नहीं होगा. अब इसकी एक पूरी रीजनिंग है, वो रीजनिंग हमें देखनी है और उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टॉप. क्योंकि ये दोनों जो ज्योमेट्रीज है ना, ज्योमेट्रीज डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगी. लेट्स सी के मसला क्या है. मसला ये है कि हमने यहाँ पे दो डायग्राम्स बना दी. दोनों डायग्राम्स में मैं अपने दोनों डिफरेंट शूज के लिए एक्सिस सिस्टम और फोर्सेस को शो करना चाह रहा हूँ. सबसे पहले एक्सिस सिस्टम बनाने. एक्सिस सिस्टम के रिमेंबर हमने ये बोला था कि एक्सिस सिस्टम ऐसे बनता है कि एक्स एक्सिस पासिस थ्रू द पेन and y-axis is in the direction of the shoe. चाहे उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम ही क्यों ना बनाना पड़े. तो हमारे पास दो एक्सिस सिस्टम ऐसे आ रहे हैं कि x passes through the pen and y is actually in such a way कि आपका शू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर. ठीक है, तो शू की तरफ आपने y एक्सिस बनाना है. अब दिस इज एक्चुअली अ मिरर इमेज ऑफ दिस, और ये जो है लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम है, ये आपका राइट हैंड एक्सिस सिस्टम. एक्स से राइट हैंड की फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं उस डायरेक्शन में y एक्सिस है. इस केस में एक्स से लेफ्ट हैंड की फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं उस डायरेक्शन में y एक्सिस है. तो दीज आर टू ऑपोजिट केसेस. इस केस में क्या डिफरेंस आ रहा है? नॉर्मली जो कन्वेंशन इस केस में लेते हैं मोमेंट्स वगैरह की, वो इस केस में सारी रिवर्स हो जाती है. तो अगर आप इस केस में क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं, इस केस के अंदर क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, बिकॉज आपका लेफ्ट हैंड एक्सिस सिस्टम आ गया. फोर्सेस क्या क्या आपके सिस्टम में? नॉर्मल फोर्सेस है, फ्रिक्शन फोर्सेस है. नॉर्मल फोर्स सर्कमफेरेंस का नॉर्मल होगी. फ्रिक्शन फोर्स शू के ऊपर is in the direction of rotation. ड्रम के ऊपर it is opposite to rotation. तो शू के ऊपर it is in the direction of rotation. तो फ्रिक्शन की एक्चुअल डायरेक्शन दोनों केसेस में सेम आ रही है बेसिकली. तो it's in the direction of rotation. तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में. ठीक हो गया. इसको बनाने का हमारा मकसद था, मकसद ये है कि दोनों की सेंस ऑफ रोटेशन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे. हमारे पास इफ यू लुक हियर, हमारी सेंटर ऑफ सेंटर क्या है? इस वाले केस का सेंटर हमारा ये है. ठीक है सर, आपने बोला था कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगी वो अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ द ड्रम होगी. हाँ, ड्रम के ऊपर देखो दो केसेस है. मैं बहुत आसान सा एक केस से एक्सप्लेन करता हूँ. वो ये है कि लेट्स कंसीडर ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस. ठीक है, एक सरफेस के ऊपर ब्लॉक स्लाइड हो रहा है. इट इज मूविंग इन दिस वे. तो आपके पास एक ब्लॉक है और एक सरफेस है. इफ इट इज मूविंग इन दिस वे, what is the direction of friction faced by this thing? Opposite to the motion, right? It is opposite. You need to apply a force here and you get a normal force opposite to the direction of motion. ऐसे ही है. But same friction force इस surface के ऊपर इस direction में apply होगी. Because ये दोनों चीजें in contact है ना. When you place this thing on top here, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स को एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए. बिकॉज दिस इज इंटरनल टू द एंटायर स्ट्रक्चर. ये पूरा जो हमारी पूरी जो असेंबली है, ये पूरी अरेंजमेंट है, इसकी इंटरनल फोर्स है ना. तो ये दोनों सर्फेसिस के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. ब्लॉक के ऊपर ऑपोजिट टू द मोशन एक्ट कर रही है और जो आपका सरफेस है इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. यू गेट दिस थिंग? ठीक है सर. तो ये सेम चीज हमारे पास भी हो रही है कि हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक आउटर स्ट्रक्चर है. आउटर स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा है, इस पे जो फ्रिक्शन है ऑपोजिट टू दिस है. ठीक है, बट इस पे जो फ्रिक्शन है वो इन द सेम डायरेक्शन. ये वाला केस अब क्या है? ठीक, तो हमने फ्रिक्शन जो शू के ऊपर ले रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं रोटेशन की. तो अब हमारे पास क्या चीज आ रही है? हमारे पास पिन के
से अगर हम देखें ना अपनी सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द नॉर्मल फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव है। इस केस में हमारी पिन ये रही, फ्रिक्शन फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है और नॉर्मल फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन भी क्लॉकवाइज है, दोनों सेम डायरेक्शन। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। इस केस में राइट साइड वाले केस में आपकी दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट है, लेफ्ट साइड वाले केस में दोनों की डायरेक्शन सेम। तो लेफ्ट साइड वाला केस आपका वो वाला केस है जिसपे दोनों पॉजिटिव आते हैं। हमने कहा था लेफ्ट हैंड रूल में क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाता है, तो ये वो वाला केस है जिसमें सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल नहीं होती। लेफ्ट साइड वाला शू वो केस है जिसमें सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल नहीं है। राइट साइड वाला वो शू है जिसमें सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल। ठीक है, अब this thing you need to actually, you will need to visualize this thing is going to change। अगर मैं पिन को ऊपर कर दूं, मैं अप्लाइड फोर्स एक्चुएटिंग फोर्स नीचे लगाना पड़ू, तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी हर दफा कि आपकी नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स की सेंस ऑफ रोटेशन सेम आ रही है कि ऑपोजिट आ रही है। अगर सेम आ रही है तो आपका सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल नहीं है, अगर ऑपोजिट आ रही है तो सेल्फ लॉकिंग पॉसिबल है। अब इफ वी लुक एट द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट्स, ये जो मोमेंट्स हमारे हैं नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के, इनके अंदर व्हाट कैन एक्चुअली चेंज। जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल चेंज नहीं हो सकता बिकॉज इनकी ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है, बी भी सेम है, आर भी सेम है, ए भी सेम है, थीटास भी सेम है, तो द इंटीग्रल इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सही है, पूरा इंटीग्रल सेम रहेगा, तो जो इंटीग्रल्स हैं ये सेम रहेंगे। द ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज द प्रेशर। और प्रेशर चेंज करना क्यों जरूरी है? हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर तो हमने मैक्सिमम प्रेशर बताया हुआ है आपको, प्रेशर चेंज करना इसलिए जरूरी है बिकॉज दिस फोर्स नीड्स टू बी द सेम। उन्होंने हमें बोला है कि फोर्स दोनों साइड पे सेम रहेगी। अगर फोर्स दोनों साइड पे सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ एक में समेशन आ रही है और एक में सब्ट्रैक्शन आ रही है, फॉर द सेम फोर्स यू कैन नॉट हैव द सेम प्रेशर। इसको समझने के लिए बहुत आसान सा काम है, हम कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू एंड, आई एम ऑलरेडी over 3 minutes, but please give me like 2-3 more minutes। अगर हम आसान सा काम ये करते हैं, लेट्स अज्यूम के सबसे पहली बात जो हमने की है वो ये कि इंटीग्रल सेम रहेंगे चाहे हम लेफ्ट शू पे हो या राइट शू पे। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि ये वाला इंटीग्रल आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू सम वेरी इजी नंबर्स ताकि हम आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक 4 है एक 2 है, द सेम थिंग इज वैलिड हियर, दिस इज 4 दिस इज 2। समेशन किया 6 आंसर आ गया, सब्ट्रैक्शन की 2 आंसर आ गया। लेट्स से कि मेरी फोर्स जो थी दिस वाज एक्चुअली 10। हाउ डू आई इंश्योर कि फोर्स सेम रहेगी जबकि ये नंबर्स डिफरेंट है? आई विल नीड टू चेंज द प्रेशर्स। तो ऊपर वाले केस में जो लेफ्ट साइड वाला प्रेशर है दैट इज 10/6 और जो राइट साइड वाला प्रेशर है दैट इज 10/2। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा प्रेशर किधर आ रहा है? बड़ा प्रेशर ये वाला है, दिस इज द लार्जर क्वांटिटी, दिस इज 5 एंड दिस इज एक्चुअली 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हमें जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करना है, मैक्सिमम प्रेशर वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑलवेज, जब भी ऐसा कोई केस आएगा मैक्सिमम प्रेशर हमेशा अप्लाई होगा टू द साइड विच सेल्फ लॉक्स, बिकॉज उसमें जो इंटीग्रल के साथ जो ये वाली टर्म आ रही है ये छोटी होगी। अगर एक्चुएटिंग फोर्स सेम है दोनों साइड्स पे और उसके साथ में आपकी एक्चुएटिंग फोर्स सेम है और इंटीग्रल्स क्योंकि सेम है और हमें मैक्सिमम प्रेशर पता है, then the maximum pressure is going to occur on the side which actually self locks। ठीक है, जो साइड सेल्फ लॉक हो सकती है उस साइड के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज हम दिस, इफ यू गेट दिस कॉन्सेप्ट देन वी कैन एंड इट। अदरवाइज इसको बात कर लेते हैं और मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा। दिस ऑल ऑफ दिस आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन एंड।